14 अप्रैल 1891। पिता रामजी मालोजी सकपाल, मां भीमाबाई। सेंट्रल इंडिया के महो मिलिट्री कैंटोनमेंट में एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया जो आगे चलकर भारतीय इतिहास का मार्ग बदल देगी। नाम भीमराव रामजी अंबेडकर। पर ये जन्म एक आम बच्चे का जन्म नहीं था। ये एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे उस समय का समाज अछूत मानता था। रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार थे। उनका सैन्य अनुशासन और ज्ञान के प्रति उनका प्रेम भीमराव के जीवन की पहली पाठशाला था। वो जानते थे कि सेना की वर्दी भी उनके परिवार को सामाजिक अपमान से नहीं बचा सकती। उनका एक ही हथियार था, शिक्षा। बचपन का हर पल अपमान की गहरी छाप छोड़ता गया। भीमराव और उनके भाई बहन को स्कूल में कक्षा के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें हमेशा अलग जमीन पर बिठाया जाता था और जब प्यास लगती तो चौकीदार या किसी बड़े इंसान का इंतजार करना पड़ता था जो उनके हाथों पर ऊंचाई से पानी डाले। यही वही था स्कूल के चौखट पर जहां नन्हे भीमराव ने सामाजिक भेदभाव का पहला कड़वा घूंट पिया। उनकी आत्मा में विद्रोह का पहला बीज बो दिया गया। इस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन का पहला अध्याय समाप्त होता है। एक बचपन जो अपमान की आग में तपा, पर जिसके पिता ने उसे ज्ञान की मशाल देकर आगे के लंबे और कठिन संघर्ष के लिए तैयार कर दिया था। 1907 शिक्षा की तलाश भीमराव के परिवार को बॉम्बे, अब मुंबई ले आई। यह शहर सपनों का शहर था, पर भीमराव के लिए यहीं भेदभाव की दीवारें और मजबूत थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हर कदम पर गरीबी और सामाजिक विरोध का साया था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने उन्हें जाति के दाग से ऊपर उठकर देखा। सतारा के हाई स्कूल में उनके एक अध्यापक थे, कृष्णाजी केशव अंबेडकर। वो भीमराव की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपने घर बुलाकर खाना खिलाते थे। भीमराव का मूल उपनाम सकपाल या अंबावड़ेकर था। इसी अध्यापक के प्रेम और स्नेह के कारण भीमराव ने स्कूल के रिकॉर्ड्स में अपना उपनाम बदलकर अंबेडकर कर लिया। ये केवल एक नाम नहीं था, ये एक स्नेह का बंधन था, एक उम्मीद की किरण। 1907 में भीमराव ने एल्फिंस्टोन हाई स्कूल से अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की और 3 साल बाद उन्होंने उस समय के मुंबई के प्रतिष्ठित संस्थान एल्फिंस्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया। वह पहली बार किसी कॉलेज में पढ़ने वाले महार जाति के व्यक्ति थे। कॉलेज में आकर भीमराव को विशाल पुस्तकालयों तक पहुंच मिली। उनकी ज्ञान की भूख बढ़ती गई। उन्होंने इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। उन्हें एहसास हुआ कि भेदभाव का जवाब केवल किताबों में छुपा है। पर उच्च शिक्षा एक महंगा सफर था। ऐसे में उनकी मदद के लिए बड़ौदा के दूरदर्शी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ आगे आए। महाराजा ने भीमराव को हायर स्टडीज के लिए न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेजकर उनके सपने को एक नई उड़ान दी। 1913 बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ की छात्रवृत्ति ने 22 साल के भीमराव को एक नए देश, एक नई आजादी में पहुंचा दिया, अमेरिका। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली बार उन्हें उस सामाजिक भेदभाव से मुक्ति मिली जिसका बोझ वो अपने जन्म से ढो रहे थे। यहाँ वो सिर्फ एक विद्यार्थी थे, ना कि एक अछूत। कोलंबिया में
उन्होंने ज्ञान के हर दरवाजे को खटखटाया। उनका मुख्य विषय था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पर उन्होंने राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी में भी गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने सर जॉन ड्यूवी जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षकों से ज्ञान अर्जित किया, जिन्होंने उनकी सोच को एक नई दिशा दी। ये वही था जहां उन्होंने अपने शोध से दुनिया को दिखाया कि ब्रिटिश शासन में भारतीय वित्त व्यवस्था कैसे काम करती है। उनकी कलम में अब सिर्फ सामाजिक विरोध नहीं, बल्कि आर्थिक प्रशासन की गहरी समझ भी थी। मई 1916 में उन्होंने कोलंबिया में एक विश्व स्तरीय मंच पर अपना पहला शोध पत्र पढ़ा, कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास। ये पहली बार था जब उन्होंने जाति व्यवस्था को एक सामाजिक और वैज्ञानिक नजरिए से देखा, न कि सिर्फ एक धार्मिक समस्या के रूप में। उन्होंने जाति को श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबरर्स कहा। अमेरिका में पढ़कर वो भीमराव से डॉक्टर अंबेडकर बन चुके थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अब आमने सामने लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षा का हथियार था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की किताबों और उनके प्रोफेसरों ने डॉक्टर अंबेडकर को विश्वविद्या दी। अब इस ज्ञान की शक्ति के साथ वो एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ओर, जहां उन्हें अपने संघर्ष को कानूनी, लीगल और आर्थिक आधार देना था। 1916 में डॉक्टर अंबेडकर अपनी शिक्षा को और मजबूत करने के लिए इंग्लैंड की राजधानी लंदन पहुंचे। उनका लक्ष्य दो था। पहला, ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई करके बैरिस्टर बनना। दूसरा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से अर्थशास्त्र में DSc की डिग्री हासिल करना। लेकिन लंदन में भी उन्हें बड़ौदा की छात्रवृत्ति में रुकावट के चलते आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी किताबों की तलाश में घंटों लंदन की सर्दी में चलकर गुजारे। उनका ज्ञान के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने एक दिन में 18 घंटे तक पढ़ाई की। 30 साल की उम्र तक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में लगभग हर चोटी को छू लिया। 1921 में उन्होंने LSE से MSc की डिग्री थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी हासिल की। फिर 1923 में उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में DSc की सर्वोत्तम डिग्री मिली और अंत में वो बैरिस्टर एट लॉ बनकर भारत लौटे। अब भीमराव के पास सिर्फ शिक्षा नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश कानून और विश्व स्तरीय अर्थशास्त्र का अथाह ज्ञान था। ये वो हथियार थे जिनके साथ वो अपने लोगों के हक के लिए आजादी की लड़ाई लड़ सकते थे। 1923 में डॉक्टर अंबेडकर एक डॉक्टर और बैरिस्टर के रूप में भारत लौटे, पर उनकी ये आर्थिक और शैक्षिक सफलता भारत की जमीन पर आकर फिर एक बार अछूत की कड़वी वास्तविकता में बदल गई। लेकिन अब उनका संकल्प और मजबूत था। उन्होंने समझ लिया था कि आजादी सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है, बल्कि जातीय अधिकार और समानता की आजादी है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ अपने लोगों को न्याय दिलाने में करेंगे, और इसी प्रतिज्ञा के साथ भारत की सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का प्रवेश हुआ। 1920 की शुरुआत में शिक्षा और कानून के हथियार से लैस डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्थित सामाजिक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने मुखनायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसे अखबारों के माध्यम से अछूत समाज की आवाज को बुलंद किया। उनका निष्कर्ष स्पष्ट था, न्याय बिना संघर्ष के नहीं मिल सकता। यह आंदोलन केवल पानी या मंदिर की लड़ाई नहीं थी, ये मानव अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई थी।
महान सत्याग्रह में उन्होंने मनुस्मृति की कॉपी जलाकर ये संदेश दिया कि वो पुराने भेदभावपूर्ण कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलनों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया और अंग्रेजों के सामने दलितों के लिए अलग मतदान अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग रखी। उनका मानना था कि बिना राजनीतिक शक्ति के दलितों को न्याय नहीं मिल सकता। जब ब्रिटिश सरकार ने ये मांग स्वीकार कर ली तो महात्मा गांधी ने इसके विरोध में अनशन शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप 1932 में पूना पैक्ट हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों की भलाई के लिए अलग मतदान अधिकार की मांग छोड़ दी, लेकिन इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटें सुरक्षित करवाई। इस समझौते ने दलितों को आधुनिक भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग बना दिया। 1947 में भारत की आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का सबसे बड़ा कार्य शुरू हुआ। उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अपनी अद्भुत कानूनी और वैचारिक समझ के बल पर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के 3 स्तंभों पर खड़ा किया। उनके कारण ही भारत सिर्फ एक राजनीतिक देश नहीं, बल्कि एक सामाजिक लोकतंत्र बना। जीवन के अंतिम चरण में 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने निर्णय लिया कि दलितों को उस धर्म में नहीं रहना चाहिए जो उन्हें सम्मान न दे। उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि बुद्ध धर्म ही समानता और मानवता के आदर्शों के सबसे ज्यादा करीब है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देहांत हो गया, लेकिन उनका काम कभी खत्म नहीं हुआ। वो सिर्फ एक राजनीतिक नेता या कानूनविद नहीं थे, वो आधुनिक भारत के एक ऐसे शिल्पकार थे जिन्होंने हर गरीब, हर दलित को उनका मानव अधिकार और आत्मसम्मान लेने का रास्ता दिखाया। और इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमेशा आजाद भारत के महान नायक रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के कामों और योगदान के कारण आज हम सभी भारतीय न सिर्फ बेहतर जी रहे हैं, बल्कि हमें कई ऐसे अधिकार और अवसर मिले हैं जिनसे समाज में भेदभाव बहुत कम हुआ है। उनके मुख्य कामों और उनका आज के जीवन पर असर इस तरह है। 1. संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान की मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उनका सबसे बड़ा योगदान संविधान का निर्माण है। आपका वर्तमान जीवन। आज आपको कोई भी सरकारी या शक्तिशाली व्यक्ति बिना कानूनी प्रक्रिया के नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आपके पास बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, धर्म की आजादी और कहीं भी जाने बसने की आजादी है। ये सब अधिकार संविधान ने दिए हैं। न्यायिक सुरक्षा, जुडिशियल प्रोटेक्शन। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32। 2. समानता और न्याय, इक्वालिटी एंड जस्टिस। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। आपका वर्तमान जीवन। अछूत प्रथा का खात्मा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। आज कानूनन कोई भी व्यक्ति या संस्था आपके साथ जाति या छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। आरक्षण, पिछड़े वर्गों, SC, ST, OBC को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर मिले हैं। इससे लाखों लोगों को गरीबी से निकलकर आगे बढ़ने का मौका मिला है। सबके लिए एक जैसा पानी या सड़क। महाड़ सत्याग्रह जैसी लड़ाइयों के कारण आज देश के सभी नागरिक समान रूप से सार्वजनिक संसाधनों, पब्लिक रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। महिला अधिकार, विमेन्स राइट्स। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की कोशिश की थी। आपका वर्तमान जीवन। आज महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा, तलाक का अधिकार और अपने पति से गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस लेने का अधिकार मिला है। ये सब हिंदू कोड बिल के अलग-अलग हिस्सों के रूप में कानून बने, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआती लड़ाई लड़ी थी।
शास्त्री के रूप में उन्होंने मजदूरों के लिए भी बहुत काम किया। आपका वर्तमान जीवन 8 घंटे की ड्यूटी, उन्होंने कानूनन काम के घंटों को 12 से घटाकर 8 घंटे किया। भुगतान छुट्टियां, पेड लीव और महंगाई भत्ता, मजदूरों को बेहतर सुविधाएं दिलाने में उनका योगदान था। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा समाज बनाना चाहा जहां बंधुत्व हो, फ्रेटर्निटी हो। उनकी वजह से ही आज भारत में आपकी जाति से ज्यादा आपकी योग्यता को महत्व दिया जाता है। आपके पास आवाज है और आप अपनी बात को दर दर कर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर रख सकते हैं। हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, आत्मसम्मान के साथ जी सकता है। उनके कारण ही हम आधुनिक भारत में समानता और आजादी की बुनियाद पर जी रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जय भीम।